गुड मॉर्निंग लल्ला। स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल निशा मैथ फॉर यू में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यह आपका पार्ट 4 वीडियो है जी। पार्ट 4 वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 22। 21 तक के सभी प्रश्न हो चुका था, 22 नंबर समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार को तापमान कितना था जी? -5 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। -2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो मंगलवार का तापमान क्या था? मंगलवार को आपको पूछा जा रहा है। बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो बुधवार को तापमान कितना था? तो आइए इसे बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ हल लिखे हल। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस था। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान निकालना है। तो -5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस कम गया, -2 डिग्री कम गया। तो -5 और -2 तो दोनों को जोड़ लेंगे ना अंतर करके, तो यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ भी माइनस, तो अंतर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है, दोनों जगह माइनस है तो क्या होगा? साइन सेम है तो जुड़ जाएगा, 5 2 7 और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस दे देंगे। यानी कि आपको सोमवार को तापमान 5 डिग्री सेल्सियस था तो मंगलवार को तापमान कितना हो गया? -7 डिग्री सेल्सियस। चलिए बुधवार को निकालना था तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए बुधवार को तापमान, तो मंगलवार को तापमान आपका -7 डिग्री सेल्सियस हो गया। मंगलवार को तापमान निकल के कितना आया? -7 डिग्री। और कह रहा बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, मतलब कि +4, ठीक ना। -7 में +4 कम गया। तब देखिए यहाँ पे जुटने के बजाय घट जाएगा, यहाँ -7 है, यहाँ पर +4 है। तो 7 में से 4 कम करें तो 3, यहाँ 7 के आगे माइनस है तो 3 के आगे भी माइनस लगा देंगे, यानी कि यहाँ से निकल गया बुधवार को तापमान आपको -3 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? यदि आपको वीडियो पसंद आया बच्चे तो आप लोग थम्स अप करिए, वीडियो को थम्स अप करिए, एक प्यारा सा लाइक करिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, शेयर करना ना भूलिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 23। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक ना। एक समुद्र तल से एक हवाई जहाज है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है, ठीक। पनडुब्बी और हवाई जहाज की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? समझिएगा इसका क्या मतलब सेंस करने का। समझिए कि ये मान लीजिए कि ये समुद्र है, ठीक है। समुद्र के नीचे कहीं पर पनडुब्बी 1200 मीटर की नीचे, ठीक ना, रेंज पर तैर रही है और इसके ठीक ऊपर 5000 की मीटर की ऊंचाई पर मान लीजिए कि कोई हवाई जहाज है। तो वह हवाई जहाज नीचे तैरते हुई पनडुब्बी को देख रहा है। तो कह रहा है कि बताइए कि जहाजवा और ये पनडुब्बी की ऊर्ध्वाधर दूरी टोटल कितना है। तो ये वाला और ये वाला दूरी का टोटल जोड़ लीजिए, यही इसका दूरी निकल जाएगा। समझ गए? यहाँ लिखेंगे हल समुद्र तल से हवाई जहाज की दूरी कितना है? तो 5000 मीटर है। समुद्र तल से नीचे पनडुब्बी की दूरी, जो समुद्र तल है उसके नीचे पनडुब्बी की दूरी कितना है? 1200 मीटर है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी, इधर कहीं पर हवाई जहाज है, नीचे में पनडुब्बी है, तो ये दोनों की टोटल दूरी निकाल लीजिए, जोड़ दीजिए ना। तो 5000 मीटर और 1200 मीटर तो हो जाएगा 6200 मीटर। यानी कि हवाई जहाज और पनडुब्बी की टोटल ऊर्ध्वाधर दूरी कितना हो जाएगा बच्चे? 6200 मीटर। समझ गए? समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर समझ में आया है तो वीडियो को थम्स अप करिए, एक प्यारा सा लाइक करिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 24 में। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं, मतलब अगर सही प्रश्न का उत्तर देते हैं प्लस में अंक मिलेगा, ठीक। और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं, यदि आप गलत उत्तर देते हैं तो माइनस में अंक मिलेगा। ऋणात्मक अंक उत्तर दिए जाते हैं यदि उत्तरोत्तर चक्रों यानी राउंड्स में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15, 10 थे तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। तो यहाँ जो देख रहे हैं ना, ये प्लस में 25, ये माइनस में 5, तो ये -5 जो है ना, ये गलत उत्तर के लिए दिखा रहा है और ये +25 जो दिखा रहा है ये सही उत्तर के लिए दिखा रहा है। तो बताइए कि उसके अंकों का कुल योग कितना हुआ। तो चलिए इसे बनाते हैं। निकल गया हल।
जैक द्वारा प्राप्त अंकों का योग, टोटल योग करेंगे। यहाँ देखिए 25 है तो 25 प्लस यहाँ माइनस का 5 है तो 5 दे दिए, फिर प्लस माइनस का 10 है तो माइनस का 10, फिर प्लस 15 है तो प्लस का 15, फिर प्लस 10 है तो यहाँ 10। टोटल योग निकालना है ना, तो योग करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका 25 है, ठीक ना, 25 का 25 रह दीजिए, आप प्लस माइनस गुना किए तो -5, यहाँ भी प्लस माइनस गुना किया तो माइनस का 10, यहाँ पे 15 और ये 10 को जोड़ लिए हैं तो हो गया 25। अब देखिए 25 में से 20 को कम 5 को कम करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 20, यहाँ पर -10 है तो यहाँ भी -10 और प्लस का 25। अब 20 में से 10 कम करिए, 20 में से 10 कम करिए क्या, तो 10 आप 25 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा टोटल 35, यानी कि उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना बच्चे, 35 है। समझ में आ गया? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे बच्चे। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, 25 नंबर। पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां बना है, बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है। तो आपसे प्रश्न पहला क्या पूछ रहा है, पहला प्रश्न करा है, वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर आ जाता है, ठीक ना, यानी कि वो पहली छलांग लगाता है तो 3 सीढ़ी नीचे की ओर जाता है, फिर अगली छलांग में वो 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता है। कितनी छलांग में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा? तो आइए इसे समझते हैं ध्यान से। यहाँ देखिए मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक यहाँ 9वीं सीढ़ी पर पानी है, तालाब है, ठीक, और ये जो है सीढ़ी बना हुआ है 1 2 3 4 5 जितना भी देख रहे हैं ये सीढ़ी है, बंदर फर्स्ट वाली सीढ़ी पर है। तो प्रश्न में करा है कि बंदर अगर पहला छलांग लगाता है तो 3 सीढ़ी नीचे जाते हैं, यहाँ से 1 2 3, ठीक ना, पहला छलांग लगाया तो यहाँ पर आ गया, 3 सीढ़ी नीचे गया, फिर कहता है अगली छलांग लगाता है तो 2 सीढ़ी ऊपर आ जाता है, बैक आ जाता है, मतलब यहाँ से लगाया था 1 2, मतलब कि एक छलांग आगे फिर एक छलांग पीछे, तो मिला के कितना हो गया 2 छलांग, तो 2 छलांग में वह एक ही सीढ़ी पार किया ना, 2 छलांग लगाया, इधर गया तो 1 छलांग और फिर इधर से आया 1 छलांग, तो मिला के हो गया 2 छलांग, और 2 छलांग में वो 2 सीढ़ी पर ही आता है, यहीं पर आता है, मतलब एक ही सीढ़ी पार किया, तो 2 छलांग में यहाँ पर आ गया, तो 2 2 4 4 2 6 छलांग, 6 2 8 छलांग, 8 2 10 छलांग, मतलब 10 छलांग में वो 6 पर आता है, 10 छलांग यहाँ हो गया। अब 10 छलांग के बाद देखिए इधर कितने सीढ़ी बच गया, 1 2 3, तो 10 छलांग हो गया, तब कहता है प्रश्न में कि एक छलांग लगाता है तो 3 सीढ़ी पार कर जाता है, तो 10 छलांग यहीं पर हो गया, तो 10 के बाद 11वां छलांग में वो 9वां सीढ़ी पर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि एक छलांग लगाता है तो 3 सीढ़ी पार करता है, तो यहाँ से उसको एक ही छलांग और लगाना रह जाएगा, तो ये तीनों सीढ़ियाँ नहीं पार कर लेगा, तो 10 छलांग तो यही हो गया, तो 10 उसके बाद 11वां छलांग में 9वां सीढ़ी पर चला जाएगा। समझ में आया? चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे बंदर पहली छलांग में चौथी सीढ़ी पर जाता है, यहाँ से लगाता है ना 1 2 3, चौथी सीढ़ी पर आ गया, फिर दूसरी छलांग में वह 2 सीढ़ी ऊपर आ जाता है, मतलब फिर यहाँ से दूसरी छलांग लगाता है तो 1 2 सीढ़ी बैक आ जाता है, ठीक ना, 2 सीढ़ी ऊपर आ जाता है, इस प्रकार वह 11वीं छलांग में 9वीं सीढ़ी पर चला जाएगा। इस तरह से मारते जाएगा ना छलांग, तो 11वां छलांग में 9वीं सीढ़ी पर चला जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 10 हुआ तो 10 के बाद 11 12, ऐसा नहीं, यहाँ पर 10 हो गया ना, 10 छलांग यहाँ होगा, तो 10 के बाद देखिए 3 ही सीढ़ी बचा है, तो यहाँ से वो एक छलांग और लगा देगा तो 11वां छलांग में, ठीक ना, वो 9वां सीढ़ी पर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से 3 ही सीढ़ी बचा है। समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी से समझ रहे होंगे बच्चे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, उसी का नेक्स्ट दूसरा है, ठीक ना, काम वही है, कुछ अलग नहीं है। देखिए अब इसमें क्या कर रहा है दूसरा, पानी पीने के पश्चात वापस जाना चाहता है, बंदर पानी पीने के बाद वापस जाना चाहता है, इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर, ठीक ना, एक छलांग लगाता है तो 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर, इस तरह से 4 छलांग, एक छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां नीचे की ओर, फिर यहाँ से 2 छलांग में 2 सीढ़ी नीचे की ओर बैक हो जाता है। तो कह रहा है कितनी छलांग में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। आइए इसे भी समझेंगे जिस तरह से उसको समझे थे। सबोडेट मालिक की बंदर यहाँ पर पानी पी लिया है, अब यहाँ से इसको ऊपर जाना है, तो कितना छलांग लगाएगा कि चला जाएगा ऊपर? तो कह रहा है कि एक छलांग लगाता है, पहली छलांग में वो 4 सीढ़ी ऊपर जाता है, मतलब यहाँ से लगाएगा तो 1 2 3 4, ठीक ना, पहला छलांग लगाया, ठीक ना, तो वह 4 सीढ़ी ऊपर आ गया, मतलब कि 5 बार, फिर अगली छलांग में 2 सीढ़ी बैक हो जाता है, यहाँ से 1
2, मतलब कि एक छलांग इधर और एक छलांग ये, तो ये मिला के 2 छलांग, मतलब 2 छलांग में वो 2 सीढ़ी पार किया, ये 2 सीढ़ी पार किया यानी कि 7 पर आए। 2 छलांग में 2 ही सीढ़ी पार किया, तो यहाँ से फिर हो जाएगा 2 और 2 4, 2 छलांग ये और फिर दूसरा छलांग और लगाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5 पर, मानी तो 4 छलांग यहाँ हो गया। अब 4 छलांग यहाँ पे हो गया, तो इसके बाद देखिए 1 2 3 4 ही सीढ़ी बच गया ना। तो प्रश्न में कह रहा है कि एक छलांग लगाता है तो 4 सीढ़ी पार करता है, तो बताइए यहाँ पर हो गया इसका 4 छलांग, यहाँ पर हो गया 4 छलांग। और यहाँ के बाद देखिए कितने सीढ़ी बच गया, 4 सीढ़ी बच गया। तो अगर यहाँ से फिर एक जंप और लगा देगा यानी कि 5वां छलांग इसका हो जाएगा और ये आ जाएगा सबसे फर्स्ट वाली सीढ़ी पर। समझ गए? फिर से एक बार समझिए। बंदर पहली छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर जाता है, मतलब यहाँ से पहली छलांग लगाता है तो 1 2 3 4 सीढ़ी ऊपर आया। फिर दूसरी छलांग में यह बैक आ जाता है 2 सीढ़ी, यानी कि 1 2, मतलब कि एक छलांग इधर और एक छलांग इधर, तो मिला के 2 छलांग हुआ। 2 छलांग में आया यहाँ पे 7 पे, फिर 2 छलांग और लगाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5 पे, तो 2 छलांग और 2 4 छलांग, उसके बाद कितने बच गए 1 2 3 4 सीढ़ी। तो फिर कह रहा है ना कि एक छलांग वो 4 सीढ़ी पार करता है, तो 4 छलांग यहीं पर हो गया। फिर अगर अबरी छलांग मारेगा तो 5वां छलांग में आ जाएगा सबसे फर्स्ट सीढ़ी पर। समझ गया? तो इसको भी उसी तरह से लिख लीजिएगा स्टेटमेंट के रूप में। बंदर वापस आने पर पहली छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर तथा दूसरी छलांग में 2 सीढ़ी नीचे जाता है, जैसा कि देखे थे। इस प्रकार वह 5वीं छलांग में सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। इस तरह से मारते रहेगा ना तो 5वीं छलांग में सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका है तीसरा नंबर प्रश्न करा, उसी का तीसरा, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियां को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, मतलब वो जो सीढ़ी बना हुआ था इस तरह से, तो जब नीचे जाता था तो ये ऋणात्मक से निरूपित किया जाता था, और ऊपर की ओर पार गई सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। ठीक ना, यानी ऊपर जब पार कर रहा था तो उसको धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और भाग 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए, मतलब उसका गति जो था ना उसको बताना है। तो आइए यहाँ समझते हैं क्या कर रहा है। पहला प्रश्न देखिए, तीसरा का पहला ए में कर रहा है। ए में यहाँ देखिए -3 + 2, मतलब कि ये 2 छलांग मिला करके है ना, जो एक बार जाता इस तरह था ना, इस तरह से आपको बना हुआ, तो मतलब कि इधर जब जाता था फिर एक सीढ़ी बैक, मतलब एक छलांग और 2 छलांग, मतलब कि पहले छलांग लगाता था 3 सीढ़ी नीचे, फिर दूसरा छलांग में 2 सीढ़ी पीछे, तो 3 और 2 यही लिखा हुआ -3 और +2। तो इस तरह से इसको भरना है लास्ट तक, और ये फिर लास्ट में आपको देखिए जोड़ के आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी भरना इस तरह से कई छलांग लगा कर वो गया था, तो आप जानते थे कि वह 11वां छलांग में चला जाता था, तो इसको भरना है कैसे कैसे जुड़ते थे। उसी तरह से यहाँ भी आप पानी पीने के बाद जैसे कि 4 है -2 है, तो इसको भी भरना है, तो कितने छलांग में वो वापस आ गया था। तो आइए इसको समझते हैं। तीसरा का यहाँ पर देखिए यहाँ पर -3 और +2, मतलब नीचे गया तो माइनस और ऊपर आ जाता था बैक, जैसे ये सीढ़ी था, तो ये सीढ़ी था तो इधर जाता था तो आपका माइनस हुआ, नीचे गए तो फिर वापस आता था तो 2 सीढ़ी ऊपर आ जाता था, तो प्लस, मतलब ऊपर आया तो प्लस और नीचे गए तो माइनस, वही सूचित किया। तो इस तरह से कई बार वो मारा था, कई छलांग गया। देखिए -3 + 2, फिर -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2 और -3 + 2। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 छलांग और फिर 3 ही सीढ़ी बचता था, तो 11वां छलांग में चल गया था ना। तो यही आपको पूरा करना है, मतलब -3 + 2, एक 2 छलांग हो गया, फिर -3 + 2 2 छलांग हो गया, 4 छलांग, फिर -3 + 2 6 छलांग, फिर -3 + 2 8 छलांग, फिर -3 - 2 10 छलांग। ठीक, तो इसको जोड़ करके आपको दिखाना है -8 आता है कि नहीं। तो देखिए माइनस वाला को टोटल जोड़िए, -3 -3 -3 -3 -3 और यहाँ -3, तो -18, और ये 2 वाला को जोड़िएगा सबको 2 2 2 2, तो आपका आएगा प्लस का 10। तो -18 में से 10 को कम करेंगे तो क्या आएगा 8, माइनस वाला बड़ा है यहाँ माइनस लगा देंगे, मतलब कि -8 जो है वह सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाने के लिए डिनोट कर रहा है। माइनस जो है -8 वह नीचे की ओर जाने के लिए डिनोट करता है। समझ गए? चलिए उसी तरह से बी में करा है। बी में 4 - 2, मतलब कि वो छलांग जब लगाता था तो 4 सीढ़ी ऊपर आ जाता था। ठीक ना, 4 सीढ़ी ऊपर आ जाता था ना, और फिर दूसरी छलांग में 2 सीढ़ी बैठ जाता था, तो वही 4 और -2, मतलब कि 2 छलांग, फिर लिखेंगे 4 - 2 प्लस लिख करके
ठीक ना, ऊपर गया तो प्लस और नीचे गया तो माइनस, तो 4 माइनस 2 फिर प्लस 4 माइनस 2, तो 2 छलांग 2 4 छलांग, एगो लास्ट बच गया था ना 4, तो 5वां छलांग में चल जाता था ऊपर एक, तो वही प्लस 4 यहाँ लिखा, तो 2 छलांग ये और 2 छलांग ये, 4 छलांग, 5वां छलांग में चला जाता था सबसे ऊपर, मतलब वही 4 लिखा हुआ है सीढ़ी। तो यहाँ पर 4 ये है और ये 4 है, ठीक ना, पैटर्न को पूरा करना है पे भरने के लिए, तो ये -4 -2 लिखा हुआ है ना, ये और लिख देंगे 4 - 2 और प्लस का 4, तो इसको जोड़ लीजिए, माइनस का प्लस का 4 है, प्लस का 4, तो 4 4 ये 4 4 8 और 4 12, माइनस वाला 2 जोड़ दीजिए, 2 2 माइनस का 4, तो 12 में से 4 घटा दीजिए तो आएगा 8। अच्छा अब ये बताइए कि प्लस 8 आ रहा है, तो ये सीढ़ियाँ ये किसको डिनोट करेगा, ऋणात्मक में होगा कि धनात्मक होगा, तो ये धनात्मक में होगा, और ये अब प्लस 8 है तो ये सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाने के लिए डिनोट करेगा, ठीक ना। तो सी नंबर में प्रश्न वही कर रहा है कि यदि ए में सीढ़ियाँ नीचे की ओर -8 जो है सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाने के लिए डिनोट कर रहा है, तो बताइए कि बी में जो है, बी में ये प्लस 8 आया है, तो ये सीढ़ियाँ किसको डिनोट करेगा, मतलब कि ये ऊपर की ओर जाने के लिए डिनोट करेगा, तो यहाँ लिखेंगे सी में, बी में संख्या 8 ऊपर, ठीक ना, बी में संख्या 8 प्लस है ना, तो ऊपर मतलब 8 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने को निरूपित करेगा, मतलब 8 जो आया ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए निरूपित करेगा, और यहाँ जो था आपका ये -8, ये -8 था ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए सी में करा कि यदि ए में योग -8 8 सीढ़ियाँ नीचे जाने को निरूपित करता है, तो योग बी में क्या करा है, बी में करा ये बी, ये देखिए बी 8 किसको निरूपित करेगा, तो 8 प्लस 8 है, तो प्लस 8 क्या है, ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए निरूपित करेगा ना, ऊपर की ओर, और -8 नीचे कह रहा है तो प्लस 8 ऊपर की ओर, तो यहाँ पे यही बता रखे, यहाँ पे वही है, बी में संख्या 8 ऊपर मतलब 8 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए निरूपित करता है। समझ में आया, तो ये आपका लास्ट प्रश्न था, ये आपका द एंड हो गया एक्सरसाइज। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज में चलते हैं, और अगले एक्सरसाइज में चलने के लिए पहले सबसे पहले कुछ थ्योरी समझेंगे बच्चे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज में चलेंगे। तो हम लोग का अगला एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ थ्योरी समझते हैं। आपका यहाँ पे है पूर्णांकों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। आइए तो हम यहाँ पर पूर्णांकों के गुणन के बारे में डीपली से समझते हैं क्या है। दो धनात्मक पूर्णांक का गुणन, दो धनात्मक पूर्णांक, जैसे कि दो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, मान लीजिए कि एक पूर्णांक 2 लिए हैं और एक पूर्णांक 4 लिए हैं, तो ये दोनों पूर्णांकों का गुणन करना है, तो 4 दूनी 8। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसको ऐसे लिखें 4 + 4 तब भी 8 आएगा, या हम इसको ऐसे लिखें 2 + 2 + 2 + 2 4 बार, मतलब 2 को 4 में गुना करना है, तो 2 को हम 4 बार लिखें, तो 2 2 4 2 6 2 8, या इसको हम ये कहें 4 को 2 में गुना करना है, तो हम 4 को 2 बार योग कर रहे हैं, तब तो आ रहा है 4 4 8, तो गुना करना और योग करना दोनों सेम ही आ रहा है आंसर। तो यहाँ पर वही समझा रहा है, दो धनात्मक पूर्णांक का गुणन, चूंकि धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्ण संख्या होता है, इसीलिए इनका गुणनफल पूर्ण संख्याओं के गुणनफल की तरह ज्ञात किया जाता है, इसीलिए इसका गुणनफल जो होता है पूर्ण संख्याओं के गुणनफल की तरह ज्ञात किया जाता है। समझ रहे हैं, चलिए यहाँ पर समझते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं 3 × 6, 3 × 6 मतलब 3 को 6 से गुना करेंगे तो सिंपली 6 × 18, यह भी एक पूर्णांक ही है ना। देखिए दो पूर्णांक लिए हैं, एक 3 एक 6, और दोनों को गुना किए तो 6 × 18। इसका मतलब इससे भी हम कर सकते हैं कि 6 को अगर 3 बार लिखें योग के रूप में, तो 6 + 6 + 6, तो 6 6 6 6 12 12 6 18, मतलब गुणा करना भी एक तरह का योग ही है जी। क्या है जी, योग ही है। अब जैसे कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 × 6, मतलब 3 को 6 में गुना करना, मतलब 3 को 6 बार अगर हम योग करते हैं, इस तरह से योग करते हैं, तब भी सेम ही आएगा, 18 ही आएगा। तो गुना को हम इस तरह से एक तरह से योग भी करते हैं, समझ गए। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है, मतलब कि दो धनात्मक पूर्णांक लिए 3 और 6, इसको गुना किए तो एक धनात्मक पूर्णांक ही ना मिला कि माइनस में आ गया,
प्लस में आया ना, प्लस का 18 ही आया। तो यही कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है जो दोनों के निरपेक्ष मानों के गुणनफल के बराबर होता है। इनके निरपेक्ष मान के गुणनफल के क्या होता है, तो बराबर होता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको पॉइंट है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन। एक धनात्मक पूर्णांक लेते हैं और एक ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं और उसका गुणन समझते हैं क्या होता है। जब दोनों पूर्णांकों में से एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक हो तब दोनों की निरपेक्ष मानों का गुणनफल प्राप्त कर लेते हैं। दोनों की निरपेक्ष मान का क्या कर लेते हैं, गुणनफल प्राप्त कर लेते हैं, गुणनफल। एवं इसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिख देते हैं, मतलब जो ऋणात्मक चिन्ह रहता है ना उसके साथ लिख देते हैं। पूर्ण संख्याओं की तरह पूर्णांकों का भी गुणन बार बार योग है, ठीक ना। इसका भी गुणन क्या होता है, बार बार एक तरह से योग ही है। अब जैसे कि समझ लिए, मान लीजिए एक हम लिए धनात्मक पूर्णांक और एक लिए हैं ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे कि -4। अब अगर ये दोनों को गुना करें तो सिंपल गुना कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दे। यहाँ यूँ कहे कि 2 को हम 4 बार योग कर रहे हैं, 2 से 4 में गुना कर रहे हैं तो हम 4 को योग कर रहे हैं, मतलब कि 4 माइनस है, ठीक, प्लस फिर -4, तो इसको हम योग कर रहे हैं सिंपल, 4 4 8। यहाँ देखिए माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो साइन समान है तो जुट जाएगा ना, तो यहाँ भी माइनस। वही कह रहा है यहाँ पर बार बार योग है, ठीक ना। तो यहाँ पे वही कह रहा है बार बार गुणनफल का योग है। चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल यहाँ पर लिए 3 गुना -4, 3 को गुना करना -4 से, मतलब कि 4 को 3 में गुना कर रहा है, इसका मतलब हम 4 को 3 बार योग करेंगे, -4 फिर प्लस -4 फिर प्लस -4, 3 बार लिखे तो 4 4 8 4 12, तो 12 लिख देंगे। और यहाँ देखिए माइनस 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 विषम बार है तो यहाँ लिखा देंगे -12, समझे। अच्छा, इसको संख्या रेखा पर गुना करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक तरह से संख्या रेखा लेंगे, समझ गए, ये संख्या रेखा लिए हुए हैं और इस पर गुना करना है। तो देखिए सब इसी इकाई दूरी पर रहेगा, बराबर दूरी पर, यहाँ 0 है 1 2 3, ठीक ना, सब बराबर दूरी पर, इकाई की दूरी पर है, 4 4 इकाई की दूरी पर है, देखिए 3 3 इकाई की दूरी पर है, क्योंकि 4 को 3 से गुना करें तो देखिए 3 3 इकाई की दूरी पर सब है, यहाँ पर देखिए सब है ना। यहाँ पे -4 है, -8 है, -12, -16, -20, -24। अब देखिए हमको गुना करना है, ठीक ना, तो इसको गुना करना है तो किस तरह से गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे 4 4 8 और 8 4 12, ठीक ना। तो इस तरह से हम गुनेंगे 4 फिर 4 इकाई और बढ़े तो 4 4 8 फिर 4 12, मतलब कि हम इसको गुना जब करते हैं तो हम भी 12 ही आ रहा है और योग जब करते हैं तब भी 12 ही आता है। तो 4 4 इकाई की दूरी पर रहने से 4 का 4 फिर 4 4 8 8 4 12। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए कुछ और हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक पूर्णांक लिए धनात्मक 5, एक ऋणात्मक -3। अब ये दोनों को गुना करें तो 5 तिया का 15, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ देखिए माइनस का 8 एक पूर्णांक है, प्लस का 10 पूर्णांक है, दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 80, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना सभी को। अगर समझ में आ रहा है बच्चे तो वीडियो को थम्स अप करिए, जल्दी से जल्दी थम्स अप करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, नहीं मजा आएगा पढ़ने में, शेयर करिए। आप लोग को आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी से समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं पे। आप लोग डेली वीडियो को देखिए, आपको कोई दिक्कत कहीं पर नहीं होगा, सारे चैप्टर का वीडियो डालेंगे, पूरा डालेंगे। नेक्स्ट आपका लास्ट एक पॉइंट है, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। अब हम यहाँ पर समझेंगे 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन, ठीक ना।
दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। जब दो पूर्णांक ऋणात्मक हो तब इसका गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। क्या करा, जब दो ऋणात्मक पूर्णांक हो तो इसका गुणनफल सदैव धनात्मक होता है तथा वह दोनों संख्याओं के निरपेक्ष मानों के गुणनफल के बराबर होता है। यह क्या होता है, तो उसके दोनों, ठीक है ना, उस दोनों संख्याओं के गुणनफल, ठीक ना, दोनों संख्याओं के निरपेक्ष मान के गुणनफल के बराबर होता है। आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि यहाँ माइनस का 5 और माइनस का 4 है, दोनों ऋणात्मक में है, ये दोनों को पहले गुना कर लीजिए। 5 20, यहाँ देखिए माइनस है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, हम जानते हैं कि प्लस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। हो रहा है कि नहीं, मतलब कि जो कोई भी दो पूर्णांक लीजिए, है ना, कोई भी दो पूर्णांक आप लीजिए और उसको गुना करिए तब भी आपका प्लस आ जाएगा। जैसे -3 है ना, और एक हम लेते हैं -20, गुना कर दिए, बीत क्या 60, माइनस माइनस प्लस। हम लोग पढ़े ना कि माइनस गुना माइनस होता है प्लस, ठीक ना। यदि माइनस की संख्या सम बार हो तो प्लस, यदि माइनस की संख्या विषम बार हो तो आपका माइनस आएगा, ये याद रखना है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ये है, -9 -3, -9 दोनों को गुना करना है तो 9 का 27 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 27। यहाँ लिए हैं गुना में माइनस का 12 और एक माइनस का 10, दो पूर्णांक है, माइनस का 12 माइनस का 10, दोनों को गुना करेंगे, 12 दो के 20 120। यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस का 120। समझ में आया, तो यही तक रहने देते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है बच्चे, तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, मज़े से समझ रहे होंगे। बच्चे आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक ना। और आप लोग बताइए कमेंट में, अपना राय दीजिए, हमारा आज का वीडियो कैसा रहा, आप लोग को समझ में कितना अच्छा से आया। तो आप लोग डेली, ठीक ना, वीडियो को देखिए और डेली पढ़ाई करिए। अभी के टाइम में ऑनलाइन ही पढ़ाई का एक अच्छा सा साधन बन गया है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।